जी, हम लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं, लेक्चर 7 को। जिस तरह अब मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया मोड्स ऑफ एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कंक्लूजन पे हम आ गए कि सबसे पहले अगर आप वोल्टेज प्रोवाइड करें किसी भी इलेक्ट्रॉन को, तो वो क्या हो जाएगा, लोअर शेल से अपर शेल तक क्या हो जाएगा, ये एक्साइट हो जाएगा। ये पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका मैंने आपको डिस्कस किया मोड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन में, वो था पंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसको हम सिंपली कह सकते हैं ऑप्टिकल पंपिंग, या ऑप्टिकल पंपिंग कह सकते हैं। ऑप्टिकल पंपिंग पंपिंग मतलब ये कि किसी भी आप अगर लाइट को या हीट को, या कैंडल हीट हो गया, जो भी हो गया, हीट सोर्स या लाइट को अगर आप प्रोवाइड करें किसी भी एटम को, तो एटम के लोअर शेल से अपर शेल तक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे। तो ये क्या है, एक्साइटेशन बाय ऑप्टिकल पंपिंग और बाय लाइट। थर्ड जो था मैंने आपको बताया वो था कोलिजन। जब आप दो एटम्स को कोलाइड कर दे तो एक एटम की एनर्जी दूसरे एटम की एनर्जी के साथ ट्रांसफर हो जाएगी, तो एक एटम में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइड हो जाएगा और दूसरे एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन डीएक्साइड हो जाएगा। तो कोलिजन भी एक आपके पास एक ऑप्शन है मोड्स ऑफ एक्साइटेशन में। तो ये मैंने समराइज कर दिया, फिर इसको हमने डिटेल में पढ़ लिया। अब दूसरा, जिस तरह मोड्स ऑफ एक्साइटेशन है, अगर आप इलेक्ट्रॉन को अगर लोअर शेल से ऊपर शेल तक एक्साइट कर सकते हो, तो इस तरह ये ऊपर शेल से तो वापस नीचे शेल में तो वापस भी इसी ने तो आना है, लेकिन ये जो वापस आएगा वापस लोअर शेल में आएगा, इस अमल को डी एक्साइटेशन कहते हैं। तो इस तरह मूड्स ऑफ, जिस तरह एक्साइटेशन है तो मूड्स ऑफ डी एक्साइटेशन भी है। जिस तरह मूड्स ऑफ एक्साइटेशन है, इसी तरह मूड्स ऑफ डी एक्साइटेशन भी है। तो मूड्स ऑफ एक्साइटेशन एंड मूड्स ऑफ डी एक्साइटेशन दोनों एक थ्रू सिमल्टेनियसली नहीं होता, जिस तरह मतलब एक स्टेजेस में होता है। ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर शेल से नीचे शेल में सडनली आएगा, बल्कि इसके दरमियान 2-3 स्टेप्स है, उसको फॉलो करके नीचे आएगा। तो इस तरह मूड्स ऑफ डी एक्साइटेशन में सबसे पहले है स्पॉन्टेनियस एमिशन। जिस तरह मैंने तमाम के तमाम लेक्चर में आपको यही बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन लोअर शेल में है और ये ऊपर शेल में एक्साइट हो जाए, तो ऊपर शेल से जब वापस नीचे आएगा इलेक्ट्रॉन, ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा, तो ये प्रोटॉन यानी एचएफ रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ वही एब्जॉर्ब एनर्जी को रिलीज करेगा। ये स्पॉन्टेनियसली अमल होता है। स्पॉन्टेनियसली का क्या मतलब, जब इलेक्ट्रॉन लोअर शेल में है तो इसके पास कोई एनर्जी नहीं है। जब लोअर शेल से ऊपर शेल में जाएगा, तो ऊपर शेल में लेट्स सपोज ये अपर शेल है, ये लोअर शेल है। जब इलेक्ट्रॉन अपर शेल में हो तो इधर कुछ ना कुछ स्टे करेगा। इधर इलेक्ट्रॉन का जो स्टे है वो 10 की ताकत -8 सेकंड है। इधर इतना स्टे करेगा स्पॉन्टेनियसली, तो इस टाइम में ये इतना रिवॉल्व करेगा कि एब्जॉर्ब एनर्जी को दोबारा रिलीज करके स्पॉन्टेनियसली नीचे आ जाएगा ये। और वही एब्जॉर्ब एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ लाइट, वो क्या एचएफ को लाइट को कहते हैं। लाइट का ये प्लांक्स कांस्टेंट है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, प्रोटॉन या क्वांटम भी कहते हैं। तो यही एब्जॉर्ब एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ लाइट रिलीज करके, लेकिन ये अमल स्पॉन्टेनियसली होता है। मतलब अगर आपके पास लेट सपोज अगर आप बाजार में और तब लेट्स सपोज ये घर में भी हो और बाजार में भी हो, अगर आपके साथ पास पैसे जीरो हो, तो आप अमूमन प्रोबेबिलिटी है कि आप घर में हो, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, आप डीक साइड है। लेकिन जो ही आपको 1000 रुपये मिल जाए तो आपके बहुत ज़रूरियात होंगे, तो आप बाजार से घर जाते हो। बाजार में आप थोड़ा कम स्टे करते हो, जब तक ये 1000 रुपये आप खर्च न करें, इस पे सामान न ले लें। इस 1000 रुपये को आप खर्च करोगे तब ये आपकी टाइम बाजार में ख़त्म हो जाएगी, तो आप वापस डी एक्साइट होकर घर में आओगे। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन भी थोड़ा बहुत स्टे करता है, इसके पास मौजूद एनर्जी है, तो जब ये एनर्जी रिलीज करेगा तो ये वापस नीचे शेल में आएगा। तो ये अमल स्पॉन्टेनियसली होता है, मतलब खुद ब खुद होता है। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे तो ऊपर शेल में जाएगा, एनर्जी वापस ऊपर से नीचे में आएगा, तो वही एनर्जी को रिलीज कर देगा, एक खास टाइम ये अपर शेल में गुजारेगा। तो इस एमिशन को क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन, या स्पॉन्टेनियस डी एक्साइटेशन भी कह सकते हो। स्पॉन्टेनियस डी एक्साइटेशन खुद बहुत ही डी एक्साइटेशन होती है। अच्छा, दूसरी एक है स्पॉन्टेनियस डी एक्साइटेशन के बाद दूसरी जो डी एक्साइटेशन है उसे हम कह सकते हैं स्टिमुलेटेड डी एक्साइटेशन। कौन सा, स्टिमुलेटेड डी एक्साइटेशन। अब स्टिमुलेटेड डी एक्साइटेशन क्या है, आइंस्टाइन ने बताया था। आइंस्टाइन एक जीनियस साइंटिस्ट था। आइंस्टाइन, स्पेलिंग आई थिंक मैंने गलत लिख दिया, लेकिन आइंस्टाइन ने ये बताया था, अगर आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हो और ये लोअर शेल से ऊपर शेल में जाएगा, एक्साइट होगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी देने से एक्साइट होता है, तो यही इलेक्ट्रॉन एनर्जी देने से डी एक्साइट भी हो सकता है। डी एक्साइट, अगर इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेशन करता है, इलेक्ट्रॉन को आप एनर्जी देके एक्साइट कर सकते हो, तो सिमिलरली आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देके बाय फोर्स डी एक्साइट भी कर सकते हो। तो अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, अगर आप लेट सपोज ये आपका शेल है, ये हाइड्रोजन एटम है और ये अपर शेल में इसका इलेक्ट्रॉन है और ये इसका ग्राउंड स्टेट है, फर्स्ट शेल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपर शेल में है, वैलेंस शेल में एक्साइटेड ये एटम है, एक्साइटेड एटम है, ठीक है। तो अब क्या है, लेट सपोज अगर आप इस तरह करें कि अगर आप ये अपर शेल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इसने लोअर शेल में आना है, इधर इसने 10 की ताकत -8 सेकंड गुजारने हैं, ठीक है। तो इसी दौरान अगर आप एक
एक प्रोटॉन इस पे बम्बार करे, इसके दरमियान से वो प्रोटॉन एच एफ एनर्जी का एक प्रोटॉन अगर आप क्या करें, बम्बार करें, एनर्जी एच एफ का एक एच एफ 1 है, लेट सपोज एच एफ 1 का अगर आप इसे आप फॉर स्टिमुलेशन, फॉर व्हाट, फॉर स्टिमुलेशन, अगर आप फॉर स्टिमुलेशन पर स्टिमुलेशन अगर आप एक प्रोटॉन को क्या करें, बम्बार करें, ठीक है, पर स्टिमुलेशन पर्पज अगर आप एक प्रोटॉन को बम्बार करें तो इसने, तो अब अभी इस इलेक्ट्रॉन ने अपर शेल में रहना है, मतलब ये कि इसने तो डी एक्साइड तो होना है, लेकिन अभी इसने कुछ ना कुछ स्टे करना है इधर, ठीक है, इसने कुछ ना कुछ स्टे करना है, लेकिन हमने बाय फोर्स अभी इसने फॉर एग्जांपल 0.0001 सेकंड रहना है, लेकिन हमने 0.000001 सेकंड इधर खुद ब खुद डी एक्साइड होने से पहले हमने प्रोटॉन को बम्बार किया, तो प्रोटॉन ने बम्बार होते ही इसको फोर्सली डी एक्साइड कर दिया, फोर्सली। जब लेट्स सपोज ये अपर शेल है, ये लोअर शेल है, एच एफ का एक प्रोटॉन हमने बम्बार कर दिया, एच एफ 1 का इसमें है नाम, इसने 10 की ताकत -8 सेकंड गुजारना है इधर, लेकिन उस 10 की ताकत अभी तो इसने स्टे करना है, लेकिन बाई फोर्स हमने इसको डी एक्साइड कर दिया, बाई फोर्स डी एक्साइड कर दिया। मतलब मैं इसका एग्जांपल आपको इस तरह दूं, अगर आपके पास अब बाजार में हो और आपके साथ 1000 रुपये है, आपने इसको खर्च करने हैं, लेकिन अब बाजार में 1000 रुपये लेट्स सपोज 500 या 600 आपने खर्च कर दिए, सामान आपने ले लिया, इस पर अपने लिए जो भी ले लिया, मेमोरी कार्ड ले लिया या जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें है आपने वो ले ली, अभी आपने और भी टाइम गुजारना है, क्योंकि आपके पास अभी भी तो 400 रुपये है, आपने और भी टाइम गुजारना है, लेकिन इस दौरान आपको बड़ा, आप छोटे हो, आपको बड़ा भाई देख ले बाजार में, बड़ा भाई देख ले, या कोई आपका बड़ा भाई गाड़ी में आ रहा हो, वो उसने घर जाना हो और आपको बाजार में देख ले, और आपने अभी अभी तकरीबन आधा घंटा और भी गुजारना है, लेकिन बड़े भाई के साथ क्या है, गाड़ी है, तो आप कहते हो मैं गाड़ी में बैठ के बड़े भाई के साथ आराम से घर में चला जाऊँगा, क्या लोकल में मैं जाऊँगा, लिहाजा तो आप उस टाइम को ख़त्म करके अब बड़े भाई के साथ बैठ जाते हो और आप दोनों गाड़ी में बैठ के घर रवाना हो जाते हो। इस तरह इस इलेक्ट्रॉन के पास अभी थोड़ा बहुत टाइम है इधर टहलने के लिए, लेकिन एच ने बाय फोर्स इसको डी एक्साइड कर दिया, ठीक है। जब इसने डी एक्साइड कर दिया, देखो, और ये ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी टाइम, लामहदूद तादाद में इधर गुजार सकता है, जब तक इसको एनर्जी नहीं मिलता है तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होता है, लिहाजा एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन इतना टाइम गुजारता है, ग्राउंड स्टेट में इन्फिनिटी टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम मोस्टली ये डी एक्साइटेड या ग्राउंड स्टेट में होता है। जब इस एच एफ ने इसको बाय फोर्स डी एक्साइड कर दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन तो इधर आ गया, और इस इलेक्ट्रॉन के इधर आने से भी तो ये एच एफ 1 अपनी जगह पर चला जाएगा, और इस इलेक्ट्रॉन के डी एक्साइड होने से भी एक एनर्जी एच एफ 2 रिलीज हो जाएगी। तो एच एफ 1 और एच एफ 2 ये ऐसा, ये है एच एफ 1, वी है एच एफ 2, और ये एच एफ 1 और एच एफ 2 किससे हासिल हुआ, इस एच एफ 1 से। तो मतलब एक प्रोटॉन को हमने बम्बार किया और रिजल्ट में हमें 2 प्रोटॉन मिल गए, तो इसे आप कहते हो एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन, बढ़ोतरी आ गई किसमें, एनर्जी में। आपने एक एनर्जी को बम्बार किया और रिजल्ट में आपको 2 लाइट्स मिल गए, तो उस अमल को क्या कहते हैं, एम्प्लीफिकेशन। और इसकी एनर्जी में थोड़ा फर्क होगा, ये एनपेस जाएंगे, मतलब मैक्स नहीं होंगे, एक ही वेवलेंथ के साथ ये बहुत दूर जाके ट्रेवल करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो लाइट है असल में लेजर है, क्या है, लेजर लाइट एम्प्लीफिकेशन। लाइट की क्या हो गई, एम्प्लीफिकेशन, एक लाइट से 2 लाइट बन गया बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। स्टिमुलेशन हो गई ना, स्टिमुलेटेड मतलब स्टिमुलेशन हो गई, एक ही एच एफ ने क्या कर दिया, बाय फोर्स एक्साइड कर दिया, आपके पास लाइट आ गई, एक स्टिमुलेटेड लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेशन एमिशन एंड स्टिमुलेशन एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है, लेजर। तो आपके पास क्या हो गया, ये जो लाइट है ये असल में लेज़र है, जो यूनिडायरेक्शन होता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, लेकिन इस प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले लेज़र की ये था स्टिमुलेटेड डी एक्साइटेशन। तो असल में लेज़र जो होता है ये स्टिमुलेटेड डी एक्साइटेशन की वजह से होता है। अब तीसरा जो आपके पास है डी एक्साइटेशन मोड है, वो है अब देखो, लेट्स सपोज ये आपका अपर शेल है, ये आपका, और ये आपका लोअर शेल है, अपर शेल है और लोअर शेल है, ठीक है। तो अपर शेल से इलेक्ट्रॉन जब लोअर शेल में आएगा, अपर शेल से जब लोअर शेल में आएगा, तो अपर शेल और लोअर शेल के दरमियान एक और भी एक्साइटेड स्टेट होता है। इस एक्साइटेड स्टेट को आप क्या कहते हो, मीटा स्टेबल स्टेट। मीटा, कौन सा, मीटा स्टेबल स्टेट। इस स्टेट को क्या कहते हैं, मीटा स्टेबल स्टेट। अब इसको मीटा स्टेबल स्टेट क्यों कहते हैं, इसलिए अगर इधर इलेक्ट्रॉन 10 की ताकत -8 सेकंड गुजारता है, तो इधर इलेक्ट्रॉन 10 की ताकत -3 सेकंड गुजारता है, और डी एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी टाइम गुजारता है। तो देखो, ये जो मीटा स्टेबल स्टेट है, इसमें इलेक्ट्रॉन 10 की ताकत -3 सेकंड, अगर मैं इसका थोड़ा रेशो फाइंड करूँ कि मीटा स्टेबल स्टेट रेशो एक्साइटेड स्टेट, तो मीटा स्टेबल स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के दरमियान अगर मैं रेशो पॉइंट करूँ, 10 की ताकत 3 टाइम इधर गुजार रही है, इधर 10 की ताकत -8, तो हमारे पास 1,00,000 सेकंड। मतलब ये हुआ इसका कि मीटा स्टेबल स्टेट में और एक्साइटेड स्टेट में, अगर मीटा स्टेबल स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का अगर मैं कंपैरिजन करूँ, तो 1,00,000 सेकंड ज़्यादा इधर टाइम गुजारता है, टाइम्स 1,00,000 टाइम ज़्यादा, मतलब 10 की ताकत 5 जिससे आता है ना, 10 की ताकत 5, मतलब इतना, मतलब ये हुआ, अगर इलेक्ट्रॉन मैं आपको जनरल एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर इधर 1 सेकंड गुजारता है लेट्स सपोज, तो इधर आपके साथ कितना है, 1,00,000
1 लाख सेकंड गुजारेगा। मतलब इधर इलेक्ट्रॉन का स्टेज ज़्यादा है कंपेरेटिवली इसके, और इधर तो स्टेप इन्फिनिटी है, बहुत ज़्यादा है। लिहाजा मीटास्टेबल स्टेट एक मीटास्टेबल स्टेट मतलब ये हुआ कि ये वाला जो एक्साइटेड स्टेट है E1 है, ये भी एक एक्साइटेड स्टेट E2 है, और ये तो ग्राउंड स्टेट है, एनर्जी एट ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो ये मीटास्टेबल स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के दरमियान, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा टाइम गुजारता है किससे, एक्साइटेड स्टेट से। ठीक है, तो इस स्टेट को आप क्या कहते हो, मीटास्टेबल स्टेट। द मीटास्टेबल स्टेट, इसको ये जो स्टेट है ये थोड़ा स्टेबल है कंपेरेटिवली एक्साइटेड स्टेट के मुकाबले में, और लेस स्टेबल है कंपेरेटिवली ग्राउंड स्टेट के मुकाबले में। तो द स्टेट ऑफ डी एक्साइटेशन where electron spends relatively more time than other excited state। तो वो एक्साइटेड स्टेट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलेटिवली ज़्यादा टाइम गुजारता है, तमाम के तमाम और जितने भी एक्साइटेड स्टेट है उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम गुजारता है, तो उस स्टेट को क्या कहते हैं, मीटा स्टेबल स्टेट। अच्छा, अब देखो इधर इलेक्ट्रॉन, लेट्स सपोज एक और पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये है एक्साइटेड स्टेट 1, ये है मीटा स्टेबल स्टेट यानी एक्साइटेड स्टेट 2, और ये है ग्राउंड स्टेट। इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, इसमें मौजूद जितने भी इलेक्ट्रॉन है एक्साइट होगा एनर्जी देने से, और इधर टाइम गुजार के 10 की ताकत -8 वापस मीटा स्टेबल स्टेट में आएगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम गुजारेगा। ठीक है, लेट्स सपोज इधर आपने जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसको एक्साइट कर दिया, वो इलेक्ट्रॉन वापस डी एक्साइट हो गए, तो एक टाइम आएगा, लेट्स सपोज इधर इलेक्ट्रॉनों की तादाद N1 है और जो मीटा स्टेबल में इलेक्ट्रॉनों की तादाद N2 है। ठीक है, इधर लेट्स सपोज 3 इलेक्ट्रॉन थे, या लेट्स सपोज 4 इलेक्ट्रॉन है, आपने 3 को एक्साइट कर दिए और चौथे को आपने एक्साइट ही करना है, लेकिन वो तीनों की तीनों डी एक्साइट हो गए और वो मीटा स्टेबल स्टेट में आ गए। तो इस दौरान मीटा स्टेबल स्टेट में इलेक्ट्रॉन की तादाद ग्राउंड स्टेट से ज्यादा हो गई। मतलब अगर N1 N2 क्या हो गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मीटा स्टेबल स्टेट इज ग्रेटर देन N1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन व्हाट, इन अ ग्राउंड स्टेट। तो इस सिचुएशन को आप क्या कहते हो, पॉपुलेशन इन्वर्जन। क्या कहते हो, पॉपुलेशन इन्वर्जन। आप लिख दे इसके बारे में कि population inversion is that situation when the electron is got excited from the ground state and ultimately de-excited to the metastable state. A situation will reach where the number of electron in a metastable state will be in greater in number from that of a ground state. The such situation is called as metastable state। ठीक है, अच्छा, तो ये आपका मोड्स ऑफ de-excitation भी मैंने आपको बताया, पंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब कुछ मैंने आपको बताया, आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट एक टॉपिक की तरफ जाते हैं, वो है लेज़र की प्रॉपर्टीज़। अब जो लेज़र लाइट हमने जो लेज़र के बारे में पढ़ा, और लेज़र लाइट की जो प्रिंसिपल है वो भी लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमेजन ऑफ रेडिएशन, ये तो हमने पढ़ी। लेकिन अब ये क्या था स्टिमुलेटेड इमेजन, के लेट्स सपोज ये एक्साइटेड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है। अगर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में है और इधर ये 10 की ताकत -8 सेकंड टाइम गुजारेगा, लेकिन आपने एक एनर्जी HF1 की प्रोटॉन इस पर बम्बार कर दी, इसने फोर्सली इसको डी एक्साइट कर दिया, और रिजल्ट में यही HF1 की एनर्जी आपको मिल गई, और इस इलेक्ट्रॉन के डी एक्साइट होने से HF2 दूसरी एनर्जी मिल गई। तो ये एम्प्लीफिकेशन हो गई। एक प्रोटॉन की वजह से आपको 2 स्टिमुलेटेड क्या मिल गए, स्टिमुलेटेड प्रोटॉन मिल गए, जो कि एनपेज है, एनपेज मैक्स नहीं होते, लॉन्ग ट्रेवल यूनिट है। तो ये असल में लेज़र लाइट है। ठीक है, अब इसकी थोड़ी प्रॉपर्टी आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। अच्छा, ये भी इट इज़ लेज़र इज़ बेस्ड ऑन स्टिमुलेटेड इमेजन। लेज़र इज़ बेस्ड ऑन स्टिमुलेटेड इमेजन। ठीक है, कंट्रोल इमेजन, ठीक है, स्टिमुलेटेड इमेजन। देखो, अच्छा, एक और बात है, मेज़र मैंने आपको शायद बताया भी हो, सबसे पहले मेज़र को यूज़ करते थे लेज़र की जगह पुराने ज़माने में। ये है माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन, माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमेजन ऑफ रेडिएशन। लेकिन मेज़र में जो लाइट यूज़ होता था वो माइक्रोवेव था, जो कि इनविजिबल रीजन में लाइट करता है। अब लाइट अगर इनविजिबल रीजन में हो तो आप उसे नेकेड आई से नहीं दे सकते, उसकी भी एप्लीकेशन है, लेकिन कंपैरेटिवली लेजर इज मोर बेनिफिशियल देन मेजर, बिकॉज द लाइट इन लेजर वी कैन सी ऑन नेकेड आई, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन लाइट, विजिबल रेंज की जो लाइट है उसकी इमेज स्टिमुलेटेड इमेजन है। अब लेजर देखो, कोई आपको टीचर प्रेजेंटेशन अगर दे रहा हो मल्टीमीडिया पे, तो मल्टीमीडिया का जो स्क्रीन होता है वो बहुत ऊंचा लगा हुआ होता है, ऑडियंस बैठे हुए होते हैं। अगर प्रेजेंटर ने किसी पॉइंट को लोकेट करना हो या समझाना हो तो लेजर के जरिए उस लाइट को सब के तमाम ऑडियंस को दिखाता है। लिहाजा लेजर की एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है कंपेरेटिवली मेजर के, और इसको सर्जिकल नाइफ भी कहते हैं। सर्जिकल नाइफ, इसकी वजह से डिफरेंट टाइप की क्या होती हैं, सर्जिकल नाइफ के नाइफ। सर्जिकल फील्ड में इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है, सर्जरीज होती है आंखों से, मतलब जो डॉक्टर है आंखों वाला, उसे क्या कहते हैं, आंखों का जो डॉक्टर होता है
वो इसका इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ होगा, वो इसको फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब प्रॉपर्टीज़ आप लेज़र के बारे में आप पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेज़र, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेज़र। तो सबसे पहले अगर ये लेज़र है तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? मतलब ये होगा कि इसका जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी मतलब ये क्या होगा, सिंगल वेवलेंथ में ट्रेवल करेगा। क्या किस में करेगा? मोनोक्रोमेटिक, मतलब सिंगल वेवलेंथ, सिंगल वेवलेंथ में ट्रेवल करेगा। इस दोनों की वेवलेंथ सिंगल होगी, इन फेज जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इस ये फोटॉन जो है इसका एनर्जी इन दोनों एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होता है। ठीक है, तो ये इन दोनों की अब सिंगल वेवलेंथ से ये ट्रेवल करेगा, सिंगल ही वेवलेंथ होगी, मतलब मोनोक्रोमेटिक इन नेचर होंगे। और दूसरा इसका जो है डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है? मतलब ये कि ये यूनिडायरेक्शन, मतलब सिंगल डायरेक्शन में ये क्या करता है? ट्रेवल करता है। अगर आप लेजर ले आपने यूज़ किया होगा तो उसका जो डायरेक्शन होता है वो सिंगल होता है। देखिए, अब अगर मल्टीमीडिया पे प्रेजेंटेशन हो रहा हो, इस तरह मल्टीमीडिया है सपोज, और इधर एक हेडिंग हो और प्रेजेंटर ने इस हेडिंग को पॉइंट आउट करना है, ऑडियंस को बताना है, तो वो लेजर को इस तरह बम्बार करते हैं अपने बटन को ऑन करके। तो वो इस तरह लेजर को इस तरह घुमाते हैं पॉइंट से के सर्कल की फॉर्म में, क्योंकि वो उसने इस पॉइंट पे फोकस देना है। अगर इसकी डायरेक्शन सेम एक यूनि डायरेक्शन ना होती तो फिर ये उस पॉइंट को लोकेट नहीं कर सकते। जिस तरह आम लाइट है आपके साथ, कॉमन जो लाइट है, बल्ब की लाइट है, तो वो यूनि डायरेक्शन नहीं होती, वो क्या है? एक्स वाई जेड तमाम के तमाम डायरेक्शन में डिस्पर्स होती है। लेकिन जो एक्स या जो लेज़र की जो लाइट है वो एक्स या वाई डायरेक्शन में, एक सिंगल डायरेक्शन में ये ट्रेवल करता है। तो सिंगल डायरेक्शन की वजह से इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यूनि डायरेक्शन, ये बात नोट करें कि यूनि डायरेक्शन है। ठीक है, तीसरी बात है, यूनि डायरेक्शन की वजह से बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस, आप बेशक ट्राई भी करें। कोहेरेंस, एक और प्रॉपर्टी है कोहेरेंस। कोहेरेंस क्या प्रॉपर्टी है इसकी? जब ये लेज़र की लाइट जाएगा तो इसके दरमियान जो पेज होगा, पेज डिफरेंस, वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। एक ही पेज में इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम ज़्यादा नहीं होती। इसका फेज जो डिफरेंस है एक दूसरे में मर्ज नहीं होते हैं। जिस फेज में ये इमिट हो गए उस पेज नहीं जाएगी, तो इसके दरमियान जो पेज डिफरेंस है वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब चौथी इसकी एक प्रॉपर्टी मैं पढ़ता हूँ आपको। चौथी इसकी प्रॉपर्टी है वो है हाई इंटेंसिटी। क्या है? हाई इंटेंसिटी। हाई इंटेंसिटी, अब इंटेंसिटी की अगर मैं आपको फॉर्मूला लिख दूँ कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब जो कॉमन लाइट है, कॉमन लाइट है, इसकी इंटेंसिटी कम है। क्यों कम है? जब इंटेंसिटी का एरिया के साथ क्या है? इनवर्सली रिलेशन है। इस फार्मूले की मदद से जितना एरिया बढ़ेगा इतनी इंटेंसिटी क्या होगी? कम होगी। तो अब ये कॉमन लाइट है, जब आप बल्ब ऑन करो तो ये एक्स वाई और जेड तमाम के तमाम डायरेक्शन में डिस्पर्स हो जाता है, तो इसलिए इसका एरिया बढ़ जाता है। एरिया बढ़ने से इसकी इंटेंसिटी कम है। लेकिन लेजर का जो लाइट है वो यूनि डायरेक्शन है, उसका जो एरिया है वो कांस्टेंट है। जिस इंटेंसिटी से निकलता है वही इंटेंसिटी पे वो आगे जाके ट्रेवल करता है। लिहाजा मेरा मतलब ये होगा कि लेजर जो लाइट है इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ दियर यूनि डायरेक्शनलिटी। अच्छा, उसके बाद 5 नंबर एक पॉइंट है, 5 नंबर एक पॉइंट है, 5 नंबर इसकी प्रॉपर्टी में आता है, ये हाईली पोलराइज्ड है। क्या है? हाईली पोलराइज्ड। ये पोलराइजेशन का आप टॉपिक अगर पढ़ दे तो उसकी आपको बहुत ज़्यादा समझ आएगी। फर्स्ट ईयर के कोई चैप्टर में है पोलराइजेशन। तो ये हाईली पोलराइज्ड है। क्या है? हाईली पोलराइज्ड है। अब जो आमन का आपका कॉमन लाइट है वो नॉन पोलराइज्ड है। क्या है? नॉन पोलराइज्ड। नॉन पोलराइज की वजह यह है कि वो तमाम के तमाम डायरेक्शन में फ्रीली डिस्पर्स होती है, लिहाजा इसमें कोई फोल्स या पोलराइजेशन नहीं होती। लेकिन लेजर जो लाइट है वो हाईली क्या है? पोलराइज है। तो ये आपका एंड ऑफ चैप्टर हो गया। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 8 में मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो चैप्टर है। तो ये हमारा आई होप आपको बहुत पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा में। तो आप अगर सारे के सारे स्टार्ट से लेकर आखिर तक एटॉमिक स्पेक्ट्रा का जो लेक्चर सीरीज़ है सब के सब पढ़ ले तो उम्मीद है आपको बहुत कुछ लर्निंग को मिल जाएगा। एंट्री टेस्ट के हवाले से आपको बहुत पॉइंट्स मिल जाएंगे अगर आप सब लेक्चर को गौर से सुने और ख़ुद एक नोट्स बनाए अपने लिए और उसको आप प्रैक्टिस करें तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दूसरी बात यह है कि आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इस चैप्टर को अगर आप बार बार देखें और अपना जो कंसेप्ट है उसको हर बात पे गौर करें, रिलेट करें पीछे लेक्चर को आगे लेक्चर से, तो आपको इंशाल्लाह किसी भी टेस्ट में कोई मसला भी नहीं पेश आएगा। जो भी ऐसे एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से तो आप इजीली इसका आंसर कर सकोगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।